दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेओए अकाउंट्स के लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियो 3। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो 1 एंड 2 नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, जेओए अकाउंट सर्च कीजिए, वहाँ पे आप इजीली कॉन्सेप्चुअल वीडियो 1 एंड वीडियो 2 देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जेओए अकाउंट्स का, आप चाहें तो उनके साथ ये वीडियोस शेयर भी कर सकते हैं। यू कैन शेयर द वीडियोस ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे? तो इसमें हम कवर करेंगे कोपरा, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 1986। तो ये जनरली पास हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। तो स्टार्ट करते हैं। कोपरा, दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया। तो बेसिकली जो भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट होते हैं, जो भी कंज्यूमर की ग्रीवेंसीज होती हैं, उनकी क्वेरीज होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी इस कोपरा एक्ट में रिजॉल्व की गई हैं। तो इट वाज रिप्लेस्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ मॉडिफिकेशन भी की गई हैं। इट वॉज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर काउंसिल्स बनती हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे वर्क करती हैं। एंड अदर अथॉरिटीज़ फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर्स ग्रीवेंसीज एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विद इट। तो जितने भी मैटर्स होते हैं कंज्यूमर की कंप्लेंट से रिलेटेड, ग्रीवेंसी रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे रिजोल्व किए जाते हैं। एक्ट वॉज पास्ड इन अक्टूबर 1986 एंड केम इन टू फोर्स ऑन 24 दिसंबर 1986। तो 24 दिसंबर 1986 को फोर्स में आ चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो दिस इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर मैं पूछूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में मैग्ना कार्टा कहा जाता है प्रियम्बल को। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, बहुत से एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो प्रियम्बल इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिमिलरली इसको भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर चेकिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जितने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यहाँ पे चेकअप किए जाते हैं, डिफेक्ट्स इन गुड्स एंड डेफिशिएंसीज इन सर्विसेज एज फार एज इज इन इंडिया इज कंसर्न। तो जितनी भी भारत में ये सारी चीज़ें होती हैं, अनफेयर ट्रेड, डिफेक्ट्स इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, वो सारी इसमें कवर की जाती हैं। इट हैज़ लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइड स्प्रेड नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर फर्म्स एंड कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ इसने बेसिकली वाइड स्प्रेड नेटवर्क बनाने में हेल्प करी, जिसमें कंज्यूमर फर्म्स और कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया। इट हैज़ सिग्निफिकेंटली impacted how businesses resolve consumer complaints and empowered consumers to greater level। तो इसने हेल्प की बिजनेसेस को कि किस हिसाब से आपको कंज्यूमर की कंप्लेंट रिजोल्व करनी है और कैसे उनको रिजोल्व प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो दोस्तों एक जनरल सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं खुद ही आपको सिंपल से एग्जांपल से इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ सके। अभी मैंने जस्ट सनफीस्ट का एक बिस्किट उठाया, ठीक है, उसका मैंने पैकेट देखा तो वो जनरली सनफीस्ट का बिस्किट है वो बनाता है आईटीसी, ठीक है। तो जो आईटीसी का उनका बिस्कुट था तो उसके पीछे मैंने देखा वहाँ पे लिखा था फॉर फीडबैक एंड कंप्लेंट यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें होती हुई हमें देखने को मिलती हैं कि वो इवन कंपनीज को भी खुद भी फीडबैक और यहाँ पे कंप्लेंट्स जो भी कंज्यूमर की होती हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पे वो एक नंबर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट्स दिखा सकते हैं। मतलब कि अभी हर कंपनी इतना कॉशियस हो चुकी है कि कंज्यूमर की कोई भी कंप्लेंट हो वो इस एक्ट के अंदर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे कंपनसेशन अमाउंट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है कंपनीज को। तो ऐसे अगर कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, आप हमेशा देखोगे वहाँ पे लिखा होता है फॉर फीडबैक और कंप्लेंट्स यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर और ईमेल आईडी। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ये मैंने आपको जनरली एक एग्जांपल समझाया, और भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आप अपने आसपास देखते होंगे। काउंसिल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स आर एस्टेब्लिश्ड एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टू इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस। तो बेसिकली कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए ये डिफरेंट लेवल्स क्रिएट किए जाते हैं। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, पहली बार ये कोई सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई थी। इट वॉज द फर्स्ट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1966। तो 1966 में ये पहली एजेंसी सेटअप की गई थी जो कंज्यूमर की बेसिकली प्रोटेक्शन से रिलेटेड की गई थी। बट जो इनके लिए एक्ट बना दैट वाज इन 1986, जो पास हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इसके अलावा आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं हर वीडियो के अपडेट्स डालता रहता हूँ।
इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपके लाइक करने से कुछ नहीं होता है, जस्ट हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि जो मैं पॉइंट्स आपके साथ जितनी मैं मेहनत से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ आपके साथ वो सारी चीज़ें पहुँच रही हैं। और दोस्तों जितना मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की ट्राई करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ, आई डोंट थिंक सो कि जेओए अकाउंट्स के लिए कोई और चैनल इतनी मेहनत करता होगा। सो एजेंसी स्टेट कमीशन के लिए बेसिकली आप देख सकते हैं स्टेट कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो स्टेट कमीशन को कौन एस्टेब्लिश करता है? इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट फर्म को कौन करेगा या डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कौन एस्टेब्लिश करेगा? इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो डिस्ट्रिक्ट फर्म को भी और स्टेट फर्म को भी, फर्म को हम बेसिकली कमीशन भी बोल सकते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट ही ये सारे काम देखती है। इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि यार एक डिस्ट्रिक्ट पूरा काम नहीं एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक फर्म है, ठीक है, वो पूरी चीज़ें नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि ये एक से बढ़ा के इसको 2 या 3 भी कर सकती है, ताकि जो भी कंज्यूमर की कंप्लेंट्स हों, क्वेरीज हों, उनको लग रहा है कि उनके साथ कुछ अनफेयर ट्रेड हुआ है, कुछ ऐसी प्रैक्टिस हुई है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, तो वो रिजोल्व हो सके। तो ये दोनों चीज़ें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो काम होता है वो कौन करती है? वो करती है स्टेट गवर्नमेंट। और नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे कौन करता है? नेशनल लेवल पे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेशनल कमीशन जनरली कब आता है हरकत में? तो ये तभी आता है जब स्टेट मशीनरी, स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है, तभी स्टेट फर्म की जो स्टेट कमीशन की जो कंप्लेंट्स होती है वो नेशनल कमीशन जनरली हियर करता है। इसमें जो जनरली अमाउंट होता है दैट इज मोर देन 1 CR। तो देख लेते हैं कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और नेशनल कमीशन की बात करें इसके जुरिस्डिक्शन की, तो इट रिस्पॉन्ड्स टू द कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एंड कंपनसेशन एक्सीड्स ₹1 करोड़। तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट अगर 1 CR से ज़्यादा हो जाता है तो वो नेशनल कमीशन के पास चला जाता है। अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी स्टेट मेयर, कोई भी स्टेट मेयर के अगेंस्ट अपील हो वो भी जहाँ चली जाती है। इट पासिस अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स इन एनी कंप्यूटर डिस्प्यूट विच इज पेंडिंग बिफोर और हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द स्टेट कमीशन। तो कोई भी डिस्प्यूट जो स्टेट कमीशन के पास पेंडिंग है, जो स्टेट कमीशन उसको इजीली उसके ऊपर इनेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो सारा नेशनल कमीशन के पास चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has held the jurisdiction of national commission under revision jurisdiction is very limited and can only be exercised when state commission exceed its jurisdiction। तो जनरली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे अपना jurisdiction बताते हुए कहता है कि नेशनल कमीशन उसी टाइम अपनी हरकत में आता है जब स्टेट कमीशन टोटली फेल हो जाता है, इट फेल्स टू एक्सरसाइज इट्स jurisdiction और देयर इज मटीरियल इलीगलिटी इन द ऑर्डर पास्ड बाय स्टेट कमीशन। अगर कोई भी आपको लगता है आप स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है जनरली, तभी ये सारी चीज़ें हमें नेशनल कमीशन के पास जाती हुई देखने को मिलती है, जब स्टेट लेवल पे सारी मशीनरीज जनरली फेल अप हो जाएं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो स्टेट कमीशन का क्या बारे में क्या बातें करते हैं अभी? स्टेट कमीशन क्या काम करता है? स्टेट कमीशन रिस्पॉन्ड्स कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड कंपनसेशन इफ एनी अमाउंट, जो भी क्लेम अमाउंट होता है एक्सीड्स ₹20 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹1 CR। तो इसमें जनरली जो भी स्टेट कमीशन में कंप्लेंट आती है वो ग्रेटर देन 20 लाख और लेस देन 1 CR, ठीक है। और ग्रेटर देन 1 CR किस में आएंगी? ग्रेटर देन 1 CR आएंगी नेशनल कमीशन में। वहीं 20 लाख से कम की कमीशन जो कंप्लेंट्स होंगी वो होंगी डिस्ट्रिक्ट फर्म के पास, या आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। दोनों से एक ही चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट फर्म या डिस्ट्रिक्ट कमीशन। सो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट फर्म विद इन द स्टेट। अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट फर्म के कोई भी कंप्लेंट से, जो भी डिस्ट्रिक्ट फर्म ने जो भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया, तो आप अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो इन द स्टेट कमीशन। टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स इन एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो जनरली जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास नहीं हुआ है डिस्ट्रिक्ट फर्म द्वारा, तभी आप यहाँ पे स्टेट कमीशन में जा सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करते हैं। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द डिस्ट्रिक्ट फर्म शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स विद द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द कंपनसेशन इफ एनी अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹70 लाख। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जनरली कौन से कंप्लेंट जाते हैं? जनरली जो 20 लाख तक की कोई भी क्वेरीज होती हैं, ठीक है, जो लेस देन 20 लाख की कह सकते हैं, जो लेस देन 20 लाख की जो भी कंप्लेंट्स होंगी, या आप कह सकते हो लेस देन इक्वल टू 20 लाख, ठीक है। ग्रेटर देन जो 20 लाख होंगी वो जाएंगी स्टेट के पास, और ग्रेटर 20 लाख से 1 CR तक की, और 1 CR से जो बड़ी होंगी वो जाएंगी नेशनल कमीशन के पास। जो तो ये आपको 3 पॉइंट्स भी याद रखने, लिख लेना साथ साथ में कि कौन से कमीशन के पास कितने लेवल की कंप्लेंट जाएंगी, कितने अमाउंट की। तो रिस्पॉन्स की बात करें, एनी ऑफ द ऑपोजिट पार्टीज वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्लेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड्स और कैरीज और बिजनेस और हैज़ ए ब्रांच ऑफिस। तो कोई भी इसके पास कंप्लेंट जाती है जो भी उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होती है, तो ये सारी उस कंप्लेंट को देखते हैं कि किस हिसाब से इस प्रॉब्लम का निवारण किया जाना है। तो सारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ें होती हैं सारी ये हैंडल करते हैं। और पर्सनली वर्क फॉर गेन प्रोवाइडेड दैट इन सच केस
आइदर द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फर्म इज गिवन और द ऑपोजिट पार्टीज हु डू नॉट रिजाइड और कैरी ऑन बिजनेस और हैव ए ब्रांच और पर्सनली वर्क फॉर गेन। तो अगर इनको लगता है कि इनकी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे कुछ अनफेयर ट्रेड या प्रैक्टिस हुई हैं जो पर्सनल गेन के लिए हुई हैं, कंज्यूमर को यहाँ पे डेफिशिएंसीज हो रही हैं, कंज्यूमर को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डिस्ट्रिक्ट फर्म उस टाइम पे जो भी मैटर्स होते हैं अप टू 20 लाख के वो हैंडल करता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट आपको ये सारे पॉइंट एक बार मैं फिर से याद करवाना चाहता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फर्म पे आपको याद रखना है 20 लाख, ठीक है, अप टू 20 लाख, ठीक है, और ग्रेटर देन 20 लाख जाएंगे स्टेट फर्म के पास, और 20 लाख से 1 करोड़ मतलब कि स्टेट कमीशन, और ग्रेटर देन 1 करोड़ बोलूँ तो मैं नेशनल कमीशन। तो ये तीनों पॉइंट आप चाहें तो अपनी नोट डायरीज में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं वीडियो की पीडीएफ्स के लिए तो आप ज्वाइन नाउ बटन पे जो आपको यूट्यूब की स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, आप वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।